बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। 9th क्लास आपको मालूम है आपकी बुक जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ग्रामर भी हमने काफ़ी हद तक आपको कंप्लीट करवा दी है। एक क्वेश्चन है जिसको स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मुश्किल तसव्वुर करते हैं और इसीलिए हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो हैं उसी क्वेश्चन के मुतालिक बनाएं ताकि आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आ जाए और आपको वो क्वेश्चन मुश्किल ना लगे, आसान लगे। और वो है इक़्तिबास की तशरीह। इक़्तिबास की तशरीह का सबसे बड़ी बात ये है कि पहले आपको पेपर पैटर्न में 2 इक़्तिबास आने थे और अब आपको 1 इक़्तिबास आना है। यानी कि इक़्तिबास तो 2 ही आएँगे, लेकिन उनमें आपको चॉइस होगी और आप 1 इक़्तिबास की तशरीह जो है वो अटेम्प्ट करेंगे। इसी तरह इक़्तिबास की तशरीह के मार्क्स जो हैं, वो आपके बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो पहले वही इक़्तिबास जो हैं आपने 10 नंबर के 2 करने थे और अब 10 नंबर का 1 करना है। इस तरीके से मार्क्स डिवीजन जो है ये आपकी बढ़ गई है और इस हिसाब से ये क्वेश्चन मज़ीद इम्पोर्टेंट हो गया है आपके लिए। लेकिन इसके साथ-साथ आपको ये पता होना चाहिए कि इक़्तिबास की तशरीह हमने अटेम्प्ट कैसे करनी है। तो हमारी कोशिश है कि आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी अहम इक़्तिबास हैं, उसकी आपको तशरीह करवा दी जाए और आसान अल्फाज में करवा दी जाए और आपको तरीका भी समझा दिया जाए ताकि आप जल्द से जल्द ये क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करना सीख लें। ये क्वेश्चन रट्टा लगाने से नहीं आएगा, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से ही आएगा और ये क्वेश्चन आप जब तक खुद नहीं करना सीखेंगे तब तक आपको नहीं जो है समझ आएगी। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि जितने इक़्तिबासात करवाए जा रहे हैं वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको आसानी के साथ समझ आ जाएँ। आज हमारा सेकंड लेसन है इक़्तिबास की तशरीह का अपनी मदद आप, जो कि सर सैयद अहमद खान ने लिखा है। उसके फर्स्ट पेज के एंड पर ये पैराग्राफ शुरू होता है और सेकंड पेज के स्टार्ट में ये ख़त्म हो जाता है। कौमी तरक्की मजमुआ है से लेकर आवारा ज़िंदगी का नतीजा है। जब आपने पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, इसी तरीके से आपने क्वेश्चन जो है वो लिखना है जैसे मैंने लिखा है। बस आपने इक़्तिबास की तशरीह के ऊपर सवाल नंबर देना है कि सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 डाल देना है। इसी तरह इक़्तिबास की तशरीह की हेडिंग डालनी है। इसी तरह आप लेसन का नाम लिखेंगे और इसी तरह आप जो पैराग्राफ है उसके पूरे को जो है वो पेपर पे नहीं लिखेंगे, बल्कि आपने इस तरीके से पहले 3-4 लफ्ज़ और आखिरी 3-4 लफ्ज़ लिख के दरमियान में डॉट डाल देने हैं। इस तरीके से आपका ये इक़्तिबास जो है ये पेपर पे उतर जाएगा, ठीक है? इसके बाद अब आप लोगों ने जो है वो स्टार्ट करना है, क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सब इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं और उनमें सबसे पहला पार्ट है हवाला-ए मतन। हवाला-ए मतन में है सबक का उन्वान। सबक का उन्वान जो है वो है अपनी मदद आप। तो ये सबक का उन्वान जो है ये अब आ गया आपका 1 नंबर का। और इसी तरह दूसरा नाम है मुसन्निफ़ का नाम सर सैयद अहमद खान, ये भी 1 नंबर का। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये 2 चीज़ें लिखते वक़्त ये ज़हन में रखना है आपने कि सबक का उन्वान और सर सैयद के नाम में किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मसलन अगर आप अपनी मदद आप में कोई नुक्ता मिस कर देते हैं या मदद का लफ्ज़ गलत लिख देते हैं, आप में अलिफ मद्दा नहीं डालते, तब भी ये क्वेश्चन का जो सबक का उन्वान है ये गलत हो जाएगा। इसी तरह अगर आप सिर्फ लिख देते हैं सर सैयद, तब भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपने मुसन्निफ का पूरा नाम लिखना है सर सैयद अहमद खां। ठीक है? इसी तरह ये एक-एक नंबर फिर आपको ईज़िली मिल जाएगा और ये मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं इस हिसाब से कि पहले ये पॉइंट 5 के थे और अब ये एक-एक नंबर का है। अब इसके बाद आपको 2 चीज़ें और नज़र आ रही होंगी, एक है सिन्फ़ और एक है माखिज़। सिन्फ कहते हैं किस्म को कि ये जो आपने लेसन पढ़ा है ये उर्दू की नसर में से कौन सी किस्म का है, क्या ये नॉवल है या अफसाना है या क्या है। तो ये हमारा एक सर सैयद अहमद खान का मजमून है। ठीक है, तो सिन्फ हमने लिख दिया मजमून। उसके बाद है माखज। माखज का मतलब होता है सर सैयद अहमद खान का लिखा गया ये मजमून उनकी कौन सी किताब से लिया गया है। तो किताब का नाम है मकालाते सर सैयद हिस्सा पंजब। ये जो दोनों चीज़ें हैं, इनके मार्क्स नहीं मिलते बोर्ड में आपको। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आप चेकर पे अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए लिखते हैं। जो लायक बच्चे होते हैं, पोज़ीशन होल्डर होते हैं, बहुत अच्छे नंबर हासिल करना चाहते हैं, वो सिन्फ़ और माखिज़ लाज़मी लिखते हैं। तो इस वजह से वो सिन्फ़ और माखिज़ लिखें। जो आम बच्चे हैं जिनकी रिटन मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती हैं, वो सिन्फ़ और माखिज़ लिखने की कोशिश ना करें। वो सिर्फ़ सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम ही लिखें। क्योंकि मार्क्स आपको इन्हीं 2 चीज़ों के मिलने हैं।
तो 2 मार्क्स आपके यहाँ हो गए और ये आपका क्वेश्चन का पहला हिस्सा है, हवाला मतन। अब दूसरा हिस्सा हम करने लगे हैं। दूसरे हिस्से का नाम है खत कशीदा अल्फाज के मायने। खत कशीदा अल्फाज के मायने जो हैं ये हैं 3 नंबर के। 3 नंबर के हैं, 3 ही आपको मायने दिए गए हैं और 3 ही आपको जो हैं अल्फाज पूछे जाएंगे और उनके आपने मायने लिखने हैं। मसलन अब यहाँ पर हमने लिखा कौमी तनज़्ज़ुल। कौमी तनज़्ज़ुल का मतलब है कौम का ज़वाल। उसके बाद है ना तहज़ीबी और बद चलनी। ना तहज़ीबी का मतलब है बद तहज़ीब और बद चलनी का मतलब है बद किरदारी। उसके बाद है बाहमी मुआशरत, आपस का रहन सहन। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपको जो पेपर पैटर्न उन्होंने बताया उसमें उन्होंने कहा है हमने तराकीब लफ्जी के मीनिंग पूछने हैं। वो तराकीब लफ्ज़ी कहते हैं दो या दो से ज़्यादा अल्फाज। तो यहाँ पर आपको मैंने यहाँ 2 अल्फाज दिए हैं, यहाँ पर 1 और 2, यहाँ भी 2 अल्फाज हैं, दरमियान में वाव आया, यहाँ भी बाहमी और मुआशरत 2 लफ्ज़ आए हैं। इनको कहते हैं तराकीब लफ्ज़ी। इस किस्म के मायने आपको ज़्यादा आने हैं। एक-एक वर्ड जो है वो कम आएगा। इस वजह से आपने अब ये नया बोर्ड का जो पैटर्न है उसके मुताबिक आपको बता रही हूँ, तो इसलिए आप लोगों ने इस तरीके से अल्फाज के मायने जो हैं वो याद करने हैं। ज़्यादातर 2 लफ्ज़ों को जोड़ के आपसे लफ्ज़ का मायने पूछा जाएगा। अब आपके अल्फाज मायने कितने हुए? 3 नंबर के, ठीक है? तो अब आपके हवाला मतन जो है वो 2 नंबर के हैं, 3 और 1 4 और 1 5। 5 नंबर आपके यहाँ पर ही कंप्लीट हो जाते हैं खत कशीदा अल्फाज मायने। आपका सबसे पहला जो पोर्शन है वो है हवाला मतन का। हवाला मतन लिखने के बाद आप लिखेंगे खत कशीदा अल्फाज के मायने। खत कशीदा के मायने लिखने के बाद आप लिखेंगे तशरीह। अब हम आ जाते हैं तशरीह की तरफ। तशरीह आपने किस तरीके से लिखनी है? तशरीह में आपने सियाक़ व सबाक़ बिल्कुल नहीं लिखना, कोई हेडिंग सियाक़ व सबाक़ की नहीं डालनी। जो नया पैटर्न आया है उसमें डायरेक्ट तशरीह है। आपका जो सबसे पहला लेसन है आपकी बुक में अखलाक हसना, उसकी भी बैक साइड पर उसके जो एक्सरसाइज है, मश्क है, उसके भी एंड पर आपको तशरीह का पैटर्न दिया हुआ है। बोर्ड वालों ने ऑलरेडी तशरीह का पैटर्न दे दिया है। जिनको भी कोई डाउट है इस किस्म का वो वहाँ से पैटर्न देखें तो उन्हें यकीन आ जाएगा कि इक़्तिबास की तशरीह का यही पैटर्न है और आप इसी पैटर्न के मुतालिक जो है वो काम करेंगे। इसी के मुताबिक काम करेंगे। अब आपने जो तशरीह लिखनी है इसमें ये कैसे स्टार्ट करनी है? सबसे पहले तो आपको ये जो अल्फाज मायने नज़र आ रहे हैं, अब आपने अल्फाज को नज़रअंदाज कर देना है, इनके मायने को मद्देनज़र रखना है। तशरीह का हम सेकंड पैराग्राफ लिखेंगे। सेकंड पैराग्राफ में आपने ये कौमों का ज़वाल, बदतहज़ीब और बदकिरदारी, आपस का रहन-सहन ये अल्फाज यूज़ करते हुए जुमलों को चेंज करना है। ये लफ्ज़ आप बिल्कुल नहीं लिखेंगे। आपने मीनिंग यूज़ करने हैं। अब हम देखते हैं कि तशरीह का पहला पैराग्राफ हम किस तरह लिखेंगे। तशरीह का पहला पैराग्राफ हम लिखेंगे कि जो आपको पैराग्राफ दिया गया है, उस पैराग्राफ जो आपको बुक में पैराग्राफ अब ये बनता है तकरीबन 4th पैराग्राफ। आपके लेसन का ये 4th पैराग्राफ बनता है। 4th पैराग्राफ से पहले-पहले लेसन में जो कुछ हो चुका है उसको आप मुख्तसरन बयान करेंगे और इसके अलावा ओवरऑल भी आप एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। ये वाला लेसन अपनी मदद आप इस किस्म का है कि हमने जो फर्स्ट पैराग्राफ आपको इस वक़्त हम आपको करवा रहे हैं, ये आप अपनी मदद आपके किसी भी इक़्तिबास की तशरीह में फर्स्ट पैराग्राफ यही लिख सकते हैं। क्योंकि ये लेसन एक कहानी की तरह नहीं है। कहानी की तरह अगला लेसन आपका आएगा कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग, उसमें हम जो है कहानी की तरह लिखेंगे। लेकिन क्योंकि ये ओवरऑल सारा कौमी तरक्की पर है, तनज़्ज़ुली पर है, ज़वाल पर है और कौमों की अरूज व ज़वाल पर की दास्तान है, इस वजह से इसका फर्स्ट पैराग्राफ हम मिक्स अप करके लिख सकते हैं, जो मैं आपको इस वक़्त पैराग्राफ दे रही हूँ। जो स्टूडेंट्स खुद से नहीं लिख सकते वो इसी को याद करके फर्स्ट पैराग्राफ जो है इसी किस्म का जो है वो लिख लें। जी, तो तशरीह हम स्टार्ट करते हैं। हर तशरीह की पहली लाइन आपने यही लिखनी है जो मैं आपको लिखवा रही हूँ। शामिल निसाब मज़मून, अगर फ़र्ज़ करें यहाँ नॉवल है तो आप लिखेंगे नॉवल, अगर यहाँ अफ़साना है तो आप लिखेंगे अफ़साना। शामिल निसाब मज़मून अपनी मदद आपको सर सैयद अहमद ख़ान ने तहरीर किया है। यहाँ पर आप सबक का नाम लिख देंगे और यहाँ आप मुसन्निफ़ का नाम लिख देंगे। तो ये लाइन एज़ इट इज़ हर तशरीह में यूज़ होगी, यानी कि आपको सिर्फ ये चेंज करना पड़ेगा और ये चेंज करना पड़ेगा। इस मज़मून के ज़रिए सर सैयद ने अपनी मदद आप और खुदी के नज़रिए को उजागर किया है। मुसन्निफ़ लिखते हैं कि जो कौमें अपने ऊपर भरोसा रखती हैं और दुनियावी इज़्ज़त की खातिर दूसरों की पैरवी नहीं करती,
वो कौमें हमेशा तरक्की करती हैं। मशहूर मकूला है, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। अब यहाँ पर आपको एक अहम पॉइंट बता दूँ कि आप तशरीह के अंदर जो इक़्तिबास की तशरीह है, इसके अंदर आप कोई भी हवाला या कोई भी कोटेशन या कोई आयत का तर्जुमा, हदीस का तर्जुमा या शेर लिख सकते हैं। लेकिन ये चीज़ आप जो है ये वाला जो मक़ूला है, ये तो आपके लेसन का हिस्सा है। इसी वजह से ये तो आप तशरीह में भी लिखेंगे और ये आप खुलासे में भी लिख सकते हैं। अदरवाइज़ जो आप खुद से कोई कोटेशन खुद से कोई शेर लिख रहे हैं तो वो आप खुलासे में नहीं लिख सकते, तशरीह में लिख सकते हैं, क्योंकि तशरीह जो है ये एक क्रिएटिव क्वेश्चन है, इसमें आप लिख सकते हैं। खुलासे में आपको एज़ इट इज़ वही अल्फाज लिखने होते हैं मुख्तसर करके जो मुसन्निफ ने बुक में दिए होते हैं। जबकि दूसरों पर इन्हिसार करने वाली अक़वाम हमेशा ज़लील, बेगैरत और बेइज़्ज़त ही रहती हैं। कुदरत का भी यही कानून है कि जैसी राया होती है वैसी ही हुकूमत होती है। इसीलिए राया को हुकूमत का चुनाव सोच समझ कर करना चाहिए। कौम मर्द, औरत और बच्चों से ही बनती है। हर शख्स को अपनी सलाहियतों पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अब ये ओवरऑल एक पैराग्राफ हमने आपको लिख दिया अपनी मदद आपका। आपको कोई भी पैराग्राफ आ जाता है इक़्तिबास की तशरीह के लिए तो फर्स्ट पैराग्राफ आप यही वाला जो है वो लिख सकते हैं। अब हम आते हैं जो असल इक़्तिबास है जिसकी हमें तशरीह दी गई है उसके बारे में हम लिखेंगे। जैसे आप अशार की तशरीह जो है वो 2 शेर जो 2 मिसरों का शेर होता है और उसकी आप 1.5 सफ़े की तशरीह लिखते हैं, इसी तरह इक़्तिबास की तशरीह को भी आपने अपने अल्फाज में बढ़ा-चढ़ा कर जब लिखेंगे तो आपकी तशरीह जो है खुद ब खुद लेंथी हो जाएगी और क्रिएटिव भी हो जाएगी। एक कौम तरक्की की मनाजिल तब ही तय करती है जब उस कौम के अफराद मेहनत करें, इज़्ज़त कमाएं, ईमानदारी और दयानतदारी से काम करें और हर एक के साथ रहम और हमदर्दी का रवैया अपनाएं। ऐसी कौमें हमेशा बुलंद मुकाम हासिल करके इज्जत और वक़ार पाती हैं, जबकि ऐसी कौम जिसका हर शख्स सुस्ती का शिकार हो, हर काम में बेईमानी और बददियानती से काम ले और इंतहाई खुदगर्ज़ हो, ऐसा शख्स हमेशा बेइज्जत रहता है। मुआशरा उसकी बुराइयों की वजह से उसे कबूल नहीं करता, क्योंकि बदतहज़ीब और बदकिरदार शख्स मुआशरे में भी सिर्फ बुराइयां ही फैलाता है। ऐसा शरपसंद और बदकिरदार इंसान ना सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे मुआशरे के लिए नासूर बन जाता है और ऐसे शरपसंदों की वजह से ही कौमें जवाल का शिकार होकर तबाह बर्बाद हो जाती हैं। कौमों की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि इसे बदचलन, आवारा, बदतहजीब और बद इखलाक अशखास से मुआशरे को पाक किया जाए, वरना कौमें हमेशा ज़वाल पज़ीर ही रहेंगी। अब इसमें हमने सारा रहन-सहन वाला तहज़ीब का लफ्ज़ और वो सारे अल्फ़ाज़ के मायने पुट किए हैं। मायने पुट करते हुए हमने तशरीह की है और ये वाला शेर जो है, ये वाला शेर और ये जो कोटेशन अभी हमने पढ़ी, ये कोटेशन क्योंकि बुक के लेसन का भी हिस्सा है और ये आप हर तशरीह के अंदर लिख सकते हैं। मसलन शेर है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। तो अज़ीज़ तलबा, इस तरह आपके इक़्तिबास की तशरीह जो कि न्यू स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक है, बोर्ड के पैटर्न के ऐन मुताबिक है, ये कंप्लीट होती है। अपनी मदद आप लेसन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें से भी इक़्तिबास की तशरीह लाज़मी आ सकती है। तो इस वजह से हमने आपको बिल्कुल बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक जो है तशरीह करवाई। आपको मार्क्स हमने बता दिया, हवाला मतन के 2 मार्क्स हैं और ख़त कशीदा अल्फाज के 3 मार्क्स हैं। और 5 के 5 नंबर जो हैं वो तशरीह के हैं। तशरीह अच्छी अटेम्प्ट करेंगे तो आपको इसमें से इस क्वेश्चन में से भी 10 में से 10 नंबर जो हैं वो मिल सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का लेसन समझ आ गया होगा और आपको हम बार-बार इक़्तिबास की तशरीह करवा रहे हैं ताकि आप इज़ीली इसको समझ सकें और खुद से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हर नई वीडियो आपके लिए सूदमंद साबित हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।